याद है? देख लेते हैं अभी। चलो, बहुत थोड़ा सा कंटेंट है आज पढ़ने के लिए, वैसे सिलेबस तो मोटा मोटा खत्म हो गया, बट पढ़ लेंगे। कारनॉट साइकिल वाइकिल सब पढ़ लेंगे। चलो, लेकिन पहले उसको पढ़ने से पहले सब कुछ एक जगह जरा इकट्ठा करने का काम करते हैं। कल से स्टार्ट होगा एसएचएम एंड वेव्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। चलो नेता, ये बताओ, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देखना भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली कहां से शुरू होती है? आइडियल गैस इक्वेशन से। अरे होती है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, जो किसके बराबर होता है? मास गिवन मास अपॉन, हाँ भाई क्लियर है ना? चलो आ जाओ फटाफट। तो एन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसको अपन क्या लिख लेते हैं? और गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? और भाई नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? और जब इसी n बाई एन ए को यहां रखा जाता है, ये वाले एक्सप्रेशन को जब यहां रखते हैं, तो यही पीवी बराबर क्या n बाई एन ए आर टी हो जाता है, और r बाई एन ए को क्या k लिख लिया जाता है। तो पीवी इक्वल्स टू कितना हो जाता है? के एन के आर टी। पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एन के टी। हाँ ठीक है, गुड जॉब, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इस एक्सप्रेशन से थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या हम प्रेशर बराबर यहां v को, वॉल्यूम को नीचे ले आए क्या? अरे n की जगह गिवन मास अपॉन, सोचो, n की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम आर टी लिख सकते हैं, और m बाई वी को क्या लिखा जा सकता है? रो। तो क्या रो आर टी बाई एम हो जाता है? रो आर टी बाई एम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यहां से डेंसिटी बराबर, या यहां से क्या भाई, टेम्परेचर बराबर या डेंसिटी बराबर, जो भी एक्सप्रेशन लिखना हो क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना? चलिए बहुत अच्छा, गुड जॉब। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी तो पूरी कहानी खत्म हो गई, कुछ बचा? कोई इक्वेशन बची रह गई? नहीं, अब तो ठीक है, इतना ही है और क्या। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेजर हिस्सा जो हमारा है, जहां हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वो यही वाला पार्ट है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये डिब्बा हो गया हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का। अच्छा इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसैक, यही सब तो पढ़ा था। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं अपन किसका? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, और प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/v भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अरे क्लियर है ना? तो क्या हम pv बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं? मतलब इसका मतलब है कि p1 v1 बराबर p2 v2। अरे क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा उसके बाद हम चार्ल्स लॉ की बात कर लें। अरे कर लेना। चार्ल्स लॉ में क्या सीन है भाई? प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई साहब सिंपल अपन क्या लिख सकते हैं? v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। कोई कष्ट, कोई परेशानी? नो सर। अरे क्लियर है ना? इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला रिलेट कर पा रहे हो? कौन सा प्रोसेस है ये? आइसो बारे, आइसो, ये कौन सा है? आइसो थर्मल। गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। चलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद गे लुसैक क्या भाई? हाँ, वैसे इसका नाम गे लुसैक नहीं, गाई लुसैक है। तो ठीक है, अपन पढ़ते हैं, जानबूझ के बोलते हैं तो क्या खतरनाक नाम ही है, तो बोलेंगे ही यार। गे देखो, गे लुसैक्स, गे लुसैक्स लॉ। हाँ भाई, गे लुसैक ने क्या कहा था? क्या कांस्टेंट है भाई? वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। हाँ नहीं था, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्या? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। इसके बाद अगला लॉ कौन सा था, बताते जाओ फटाफट। एवोगैड्रोस लॉ था ना, एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस। एवोगाड्रोस लॉ में क्या था भाई, कौन था एवोगाड्रोस लॉ में, क्या कहते हैं ये, क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स भाई साहब कांस्टेंट रहेंगे। किसी भी स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर पर एक गैस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास हो जाएंगे कांस्टेंट। तो यहां से क्या लिखा गया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या भाई साहब, P2 V2 अपॉन T2। अच्छा, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था क्या, बकवास बात है, कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने को पता है। चलो, इसके बाद अब अपन कहाँ आ जाए भाई, हाँ नहीं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करने पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, उसके बाद वेरियस स्पीड मेजर्स ऑफ आइडियल गैस। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मेजरमेंट कौन सा होता है, VRMS। क्या होता है VRMS, किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 3P बाई रो, अंडर रूट ऑफ 3P बाई रो, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M। M क्या है, M क्या है, ग्राम पर मोल में रखा जाएगा, किलोग्राम पर मोल में, मुक्का मार देना मैंने, सब आइडियल में सब उसमें रखा जाएगा ऐसा यूनिट सिस्टम में। अरे क्लियर है ना, किसमें रखा जाएगा, किलोग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना भूले, आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, जान लेना। उसके बाद क्या भाई, अरे उसको एवोगैड्रो के टर्म में कर लेते हैं ना, 3 kT बाई स्मॉल m क्या है, गिवन मास, गिवन मास, हाँ मास ऑफ, हाँ यही सब चीज, यही सब चीज, यही भूलेगा बस, इस चैप्टर में यही गलती कराता है और कुछ गलती नहीं होगा, आते आते सवाल छूट जाएगा। m क्या है, हाँ भाई मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये m क्या है, मोलर मास। और सब यूनिट सिस्टम कैसे रखे जाएंगे, SI में। अच्छा, इसके बाद VRMS के बाद कौन सी स्पीड आ जाती है, VMPS लिख लें भाई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यस सर। 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2P बाई रो, फिर उसके बाद क्या भाई साहब, 2RT बाई M, फिर उसके बाद 2KT बाई स्मॉल m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद एक और स्पीड आ जाती है, कौन सी, एवरेज आ जाती है ना। चल बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यही सब देखो क्या है ना, कि लास्ट मोमेंट में अगर तुम अपने कंटेंट को इकट्ठा कर ले गए तो तुम राजा हो बेटा जी, ये बात जान लेना। और लास्ट मोमेंट में अपना कंटेंट इकट्ठा नहीं कर पाए तो तुम्हारा जितना ना प्रजा, प्रजा में जो टॉयलेट वॉयलेट नहीं साफ करते सबसे निचले स्तर में, वो वाली स्थिति होगी तुम्हारी। और सबसे बुरा तो उनका लगता है ना, जो जाके कट ऑफ गई 690 नंबर, 600 कह रहा हूं, 590, 580, इतना ही जाएगा इस बार, इससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। मान लो 650 मान लो, सोचो उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा जो 640 वाले दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अचीवर्स में बैठे हैं 3-4 ठो, एक 645, एक 636, ऐसे दोहरा रहे हैं इतिहास, 616। तो वो स्थिति ना हो, तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां से अब तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर लें, जितना पीछे पड़े, क्योंकि 12वीं क्लास बहुत तेज निकलेगा आंखों के सामने से, बहुत तेज निकलेगा, और वही वास्तविकता है, कड़वा सच है। रोज जितने दिन तुम 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, यहां से लेके फरवरी तक तुम डेली रूटीन पर ये बना लो कि जो भी टॉपिक यहां से पढ़ के जाएंगे उस पर हम फिर से दोबारा अपना पूरा लेक्चर खर्च, पूरा टाइम उसको देखने में खर्च नहीं करेंगे। 10 सवाल गिन के रोज बनाओगे, 10 सवाल बस, इस टॉपिक का जो तुम प्रेजेंटली पढ़ रहे हो, और तुमको पीछे का पढ़ना है, पीछे के सवाल बनाने हैं अपने आप। 10 सवाल अगर आज का बना रहे हो तो 10 सवाल पीछे का भी बनाओ, हर सब्जेक्ट में ऐसा करो। क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स मॉडर्न जब खत्म किए, मॉडर्न खत्म करते करते अगर तुम्हारा 11th भूल गया
तो तुम मर जाओगे तब भी पूरा कंटेंट एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये बात जान लेना। और यही फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारण, कि हम इकट्ठा नहीं कर पाते। सब इकट्ठा नहीं कर पाओगे, फुल लेंथ टेस्ट दोगे, नंबर नहीं आएंगे, डीमोटिवेशन होगा, फिर छूटेगा। क्लियर है ना? तो प्रैक्टिकल लेवल की बात यही है कि ये 3 महीने आने वाले, हो सकता है कि आज तुमने 10 क्वेश्चन की कोशिश करी, नहीं लगा, कोई बात नहीं, ना लगे, जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन पीछे वाला पकड़ के रखो। पीछे वाला पकड़ के रखे रहोगे तो आगे वाला अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन पीछे वाला अगर छूटा तो सब पढ़ाई लिखाई बेकार है भाई साहब। हम बता रहे हैं, पूरा 12वीं क्लास बहुत आसान है, खाली फॉर्मूला ओरिएंटेड है पूरा 12वीं क्लास। पूरा का पूरा 12वीं क्लास एकदम सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। जितना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जितना फंसाऊ क्वेश्चन आएगा, वो यही 11वीं से आएगा। 11वीं पकड़ के रखो, ठीक है? चलो आओ, अब इसके बाद कहां बात करें भैया? एवरेज की बात कर ले। वी एवरेज को क्या लिखते हैं? 8/पाई 8p/रो। अरे ये तो लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं भाई साहब? 8RT/पाई m। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं भाई साहब? 8KT/स्मॉल m। यही तो होता है, पाई पाई पाई। अच्छा ये बताओ, सबसे सबसे बड़ी स्पीड कौन सी होती है? सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, VMPS ना? क्या मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसके बाद याद आ जाता है हमको? आता है ना? क्या कहा उसने? मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पढ़े थे? नहीं याद है? याद है भाई साहब? हाँ, दोनों। प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स को इसी के साथ एसोसिएट करके खत्म कर देते हैं, ठीक है? जैसे देखो, प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर में क्या कहानी था? क्या कहानी था? कुछ कहानी याद नहीं है, कुछ कहानी याद नहीं है, कुछ कहानी याद नहीं है। हम काइनेटिक एनर्जी पूछ ही नहीं रहे। ए भैया ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो सुनो, फॉर्मूला याद हो जाएगा यार, वो बड़ी बात नहीं है। क्या हम कह रहे थे कि यहां से एक मॉलिक्यूल इससे टकराने के बाद पलटा और फिर यहां तक गया, फिर टकरा के वापस आया? अरे आया ना? तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ था? अरे एक्स एक्सिस मोमेंटम चेंज टू एम वी एक्स ना? खट खट खट, तो मोमेंटम चेंज टू एम वी एक्स हुआ। इसका लेंथ कितना है? एल। लेंथ कितना है? एल। तो टाइम कितना लगा? वी एक्स बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना? तो L/12/VX, 12 और मोमेंटम चेंज कितना हुआ? मोमेंटम चेंज कितना हुआ? 2mvx। तो फोर्स बराबर क्या लिखे थे? dp/dt। क्या क्या हुआ? क्या हो गया? 2mvx² एल एम 2l, 2 से 2 कट जाता। अरे बस ऐसे रिवाइव करा रहा हूं भाई, ये क्या हो जाता? mvx²/l। ये सबकी वजह से कि ईच मॉलिक्यूल की वजह से? ईच मॉलिक्यूल की वजह से। अरे है ना नेता? अच्छा, एक बार सवाल कहा गया कि ये वाली दीवार को ऐसा बनाया गया कंप्लीटली इन इलास्टिक, इसके ऊपर जितने गिरे सब एब्जॉर्ब हो गए, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जितने जितने मॉलिक्यूल्स इसे टकराए, टकराने के बाद सब एब्जॉर्ब हो गए, बताओ इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा? सोचो सोचो सोचो, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। टकराने से जस्ट पहले क्या इसके पास mvx नाम का मोमेंटम था? अरे था ना? टकराने से जस्ट पहले कितना मोमेंटम था? mv mv। और टकराने के बाद जीरो। क्या मोमेंटम चेंज नहीं हुआ? हुआ ना? कितना हुआ? mvx। कितना हुआ? 2mvx की जगह क्या हुआ? mvx। लेकिन मोमेंटम चेंज हुआ ना? और मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स लगेगा, बस आधा लगेगा। पहले 2mvx मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स आ रहा था, अब कितने की वजह से आएगा? mvx की वजह से। अरे क्लियर है? लेकिन फोर्स लगेगा जब कभी भी मोमेंटम चेंज होगा। तो ये फोर्स एक मॉलिक्यूल की वजह, सबकी वजह से है? एक मॉलिक्यूल की वजह से ना? अरे है ना? ये फोर्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अच्छा, सारे फोर्सेस की बात करें तो नेट फोर्स बराबर, याद करो, कुछ तो बताया था, वीआरएमएस के टर्म में बताया था। हाँ बोला बोला बोला। NM/VRMS का स्क्वायर बाई 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 3/3L। गुड जॉब। ठीक, ये याद कर लेना, कभी नेट फोर्स तुमसे पूछ लेगा। ठीक।
अच्छा प्रेशर पूछे तो क्या फोर्स अपॉन एरिया कर सकते हो? अरे फोर्स अपॉन एरिया, और लेंथ इंटू एरिया क्या वॉल्यूम हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो प्रेशर बराबर 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? अच्छा जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 1/2, बोलो बोलो बोलो, 1/2 की 3/2। वैसे जनरल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या? 1/2 mv²। तो एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो mvx1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल का vx2 का स्क्वायर, तीसरे वाले मॉलिक्यूल का, ऐसे चलेगा क्या? हम n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर देते थे, और क्या ये पूरा वी आर एम एस का स्क्वायर बन जाता था x वाले में ना? अरे क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी जब पूरा सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था? 3/2, याद रख लेना ये पूरा v था, ये पूरा v था। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या मिलता था? 3/2, बोलो बोलो बोलो, कितना वे? 3/2 एनआरटी ना। तो बोल का है नहीं रे भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 एनआरटी। एक गैस का, पूरी गैस का, पूरी गैस का ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना हो जाता है यार? क्या भाई? 3/2 RT, 3/2 RT। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना हो जाता है जी? 3/2, 3/2 KT। अरे क्लियर है क्या? फिर क्या यहां मैक्सवेल रोल में आया? अरे आया कि नहीं आया? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहा कि अगर ये 3/2 KT एनर्जी है तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की है। किसकी है भाई साहब? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। और हर डायरेक्शन में एनर्जी कितनी जाएगी? 1/2 KT। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहां पे आया। उसने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि इन ईच डायरेक्शन ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 KT। अरे क्लियर है कि F/2 KT। हर डायरेक्शन में कितना? हर डायरेक्शन में कितना? F/2 KT। ये किसका है? एक मॉलिक्यूल का या पूरी गैस का? एक मॉलिक्यूल का ना। बोल्ट्जमैन आएगा तो किसका होगा? एक मॉलिक्यूल का। नेता बात समझ आ रही है? अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ किसका, इसी में, इसी टर्म में, हर डायरेक्शन में 1 मोल का, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? F/2 RT। और काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तुम्हारे पास किसका? गैस का। कितना होगा? कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना हो जाएगा? F/2 nRT। F/2 nRT। ये हटा दो, इसको ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना होगा? F/2 KT। ठीक है ना? और ईच डायरेक्शन में कितना होगा? ईच डायरेक्शन में कितना होगा? 1/2 KT। अरे क्लैरिटी है ना? हर डायरेक्शन में तो 1/2 KT ही जाता है। और इसी के बिहाफ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना? यस सर। मान लो अब हम तुमसे कहें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर मोनो एटॉमिक की बात करोगे तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई? मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अरे होता है ना? क्या हर सिचुएशन में 3 ही रहता है? हाँ, मोनो एटॉमिक का तो कभी चेंज नहीं होता, हर सिचुएशन में कितना रहेगा? 3। बेसिकली 3 कैटेगरी है, जब टेम्परेचर एक बार किससे कम हो? 20 केल्विन से, और एक बार टेम्परेचर ज्यादा हो जाए किससे? 2000 केल्विन से, और एक इसके बीच में हो। अरे हो ना? यही तो सिचुएशन है यार। तो मोनो एटॉमिक की बात करोगे तो 3, यहां भी 3 और यहां भी 3। डाई एटॉमिक की बात करोगे तो बोलो बोलो बोलो, डाई एटॉमिक में कितना हो जाता है भाई साहब? 5। इधर 5, इधर 3, इधर 5, इधर 7। अरे क्लियर है क्या? क्या ट्राई एटॉमिक में या पॉली एटॉमिक में 3 सिचुएशन है? 2 सिचुएशन मतलब, एक कौन कौन सा? एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। अच्छा जब तुम लीनियर की बात करते हो नेता, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। यहां भी कितना? 3। यहां कितना? 5। यहां कितना? 6। यहां कितना? 7। यहां कितना? 8। अरे क्लियर है?
बट केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना तो इसको 9 पढ़ते हैं। पता नहीं तुम लोगों के सिलेबस में भी है कि नहीं इतना सब। थोड़ी सी कहानी और होती है केमिस्ट्री में, है ये सब। ये सब हटा दिया है क्या? केटीजी हट गया है क्या? केटीजी हट गया है फिजिकल से, नहीं हटा है ना? है ना? हाँ आएगा, देखना सर्वे सर पढ़ाएंगे। चलो इधर देखो, ये हो गया तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी। हर डायरेक्शन में कितनी एनर्जी जाएगी? हर डायरेक्शन में कितनी एनर्जी जाएगी? 1/2 kT। कितनी जाएगी? 1/2 kT। अरे क्लियर है क्या? यस। अच्छा सोच, यहां पे मैं लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की पर स्पीड। ये रेंज है, रेंज ऑफ स्पीड है दादा। dN/dV क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डीवी रेंज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डीवी रेंज। और यहां पे क्या है? वेलोसिटी। तो क्या हमको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे ही मिला था कुछ? थोड़ा गलत बना दिया है। अरे ऐसे ही तो था। क्लियर है ना? इस ग्राफ से अपने को बहुत ऑब्जर्वेशन मिली। ये कौन सी रफ्तार थी? मोस्ट प्रोबेबल। अरे क्लियर है ना? ये हमारे पास क्या था? VMP। कई बार गधा की तरह से यहां देखने लग जाते हैं, सर ये तो टॉप तक गया तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा होगा। ऐसे तो नहीं सोचोगे ना? मोस्ट प्रोबेबल कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। यहां इस पीक पर होने का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है? उसके बाद किसकी रेंज आती है? एवरेज की। उसके बाद किसकी रेंज आती है? RMS की। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा रेंज किसकी है? VMPS की। उसके बाद V एवरेज की। उसके बाद VRMS की। मतलब ये तो अपने को क्लियर है कि VMPS जो होगा वो क्या होगा? कम होगा किससे? V एवरेज से। और सबसे ज्यादा क्या होगा? VRMS। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, एवरेज वाले उससे कम है, और आरएमएस वाले सबसे कम है। क्या रिलेट कर पाओगे इसको? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? अच्छा एक बात सुनो, तुमको क्या दिख रहा है कि अगर हम V एवरेज पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे, V एमपीएस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, क्लियर है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं या राइट साइड? हाँ, ये हमारा मार्जिन हो गया कौन सा वाला? मोस्ट प्रोबेबल का। देखो ये हमारे पास हो गया VMP। ये हमारा इधर मॉलिक्यूल्स है और इधर भी मॉलिक्यूल्स है। किधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? राइट साइड। किधर ज्यादा है? राइट साइड। क्या लेफ्ट साइड कम है? अरे क्लियर है? इधर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है इस साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। लेफ्ट वाले कम है और राइट वाले ज्यादा है। अरे है ना? ऐसा है ना? अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई? इनकी रफ्तार यही रहेगी कि बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ेगी तो क्या आगे वाली रेंज में भागने की कोशिश करेंगे? तो आपका कर्व जो होता है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ठीक है ना? तो मान लो इनिशियली कर्व आपका कुछ ऐसा था, तो फाइनली जो कर्व होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। हाय हाय हाय। ऐसे बन जाता है फाइनल कर्व। अरे क्लियर है ना? धीरे 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 ये रेंज बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाना चाह रहे हैं? राइट साइड। अरे क्लियर है ना? तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? नीचे वाले का, मतलब इस वाले का या नीचे वाले का? नीचे वाले का। इसका टेम्परेचर, अगर हम इसका हम टेम्परेचर T1 कह दें, इसका T2 कह दें, तो हम कह सकते हैं कि T2 बड़ा होगा किससे? T1 से। क्या ये मोटा मोटा हिसाब किताब क्लियर है? हाँ, T2 दोनों जगह हो गया है। अच्छा, T2 बड़ा होगा नहीं था किससे? T1 से। क्या यही पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था? इतना ही था केटी जी। अरे बात समझे? इसके बाद हम कहाँ एंटर कर गए थे? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा दो चीजें और बची हैं। हाँ, मीन फ्री पाथ। ये देखो, देख भाई, इसके बाद हमारे पास क्या था? मीन फ्री पाथ। हाँ, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस। मीन फ्री पाथ क्या है? हाँ, नहीं, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ में डिफरेंस कर पाओगे? फ्री पाथ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन।
एक मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको फ्री पाथ बोला जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अरे है ना, और एन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एन नंबर ऑफ कोलिजन प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबका एवरेज निकाल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना कोलिजन किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। तो बेसिकली लिखा जाता है मीन फ्री पाथ को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कितने कोलिजन्स, ड्यूरिंग एन कोलिजन्स डिवाइडेड बाय नेता नंबर ऑफ कोलिजन्स। हाँ वही नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी बार टकराया। तो जब हम इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम को जब हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए तो भाई क्या निकल गया है, 1/n πd², यही तो निकल गया है। क्लियर है, ये कौन सी कैलकुलेशन थी, थियोरेटिकल। लेकिन जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन थी, लैम्डा एम प्रैक्टिकल क्या बाहर 1/√2 आ गया था, 1/√2 πd², n लिख सकते हैं। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे क्लियर है क्या, यस चल भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नेता क्लैरिटी है यहां तक, पक्का ना, हाँ। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को जब हम तोड़े थे, याद है, तो कुछ इसको लेके आए थे अपन गैस वैस के टर्म में, ले आए थे ना, गैस इक्वेशन के टर्म में क्या ले आए थे, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, लेमडा एम प्रैक्टिकल इक्वल्स टू 1/πd²। एन को क्या लिखे थे, एन को क्या लिखे थे, कैसे लिखे थे, याद नहीं, यही दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या का कारण यही है। पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, एन आर टी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्या होता है, सोचो, क्या हम इसको n/Na लिख सकते हैं, अरे भाई हाँ कि ना, n/Na, और क्या RT, क्या इसको क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो ना, और P बराबर ये n/V है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है वॉल्यूम, और ये KT हो गया, यही तो दादा स्मॉल n है ना, है, सब कितना याद दिलाऊं यार मैं, है कि नहीं है यार। तो यहां से स्मॉल n निकालेगा तो क्या मिलेगा भाई, स्मॉल n क्या मिलेगा, P/KT, तो P नीचे आ जाता है और KT कहां चला जाता है, ऊपर, और यहाँ क्या √2 लगा देते हैं प्रैक्टिकल वाले में, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का रेशियो क्या 1/√2 रहेगा, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल। हाँ अब सुनो भैया, यहां ध्यान दो, ये तुम्हारे पास आ गया मीन फ्री पाथ। अच्छा यहां पर अगर हम तुमसे कुछ छोटी छोटी बातें कहें, जैसे अगर हम कहें कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, इफ प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेमडा, लेमडा एम बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, यस सर। अगर मैं कह दूं कि मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, अब मैं बढ़ा रहा हूं प्रेशर, तो लेमडा एम बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अब मैंने कहा कि वॉल्यूम है अपना कांस्टेंट, वॉल्यूम है अपना कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेमडा एम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अरे क्लियर है ना। तो लेमडा एम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे नेता देखो ना भाई, प्रेशर अगर 2 गुना किए तो टेम्परेचर भी 2 गुना हो जाएगा, है तो आइडियल गैस ही, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, अरे है ना भाई। तो अगर प्रेशर को 2 गुना किए तो टेम्परेचर भी 2 गुना हो जाएगा, तो लेमडा में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात का बहुत ध्यान दिए रहना। अच्छा दूसरी बात, अगर अपन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो लेमडा एम बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। बस याद रख लेना, बस याद रख लेना कि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके बोले तो फिर बुद्धि हरी हो जाएगी, बहुत छोटी छोटी बात है ये, अरे क्लियर है ना। अच्छा दूसरी बात क्या, अगर मास बढ़ाओगे तो, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, लैम्डा एम बढ़ेगा, क्यों बढ़ा, बिकॉज, बिकॉज क्या नंबर डेंसिटी घट जाएगी, अरे जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होगा वो डिब्बे में कम आएगा ना, कम आएगा तो नंबर डेंसिटी कम हो गई, तो लेमडा एम बढ़ जाएगा। ये था हमारे पास पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अरे क्लियर है, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
दैट इज नोन एज थर्मोडाइनमिक्स। चलो भैया, हाँ नहीं था, थर्मोडाइनमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नहीं बताऊंगा, फालतू का टाइम पास है। क्या सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात कर ही रहे हैं? थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करें, सिस्टम सराउंडिंग जानते हो? चलो छोटी छोटी बातें और सिखा देता हूं आज, ले आओ। देखो थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडाइनमिक्स में बेसिकली एक अपने पास सिस्टम होता है, दूसरा अपने पास क्या होता है, बाउंड्री होता है, और तीसरा अपने पास क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इन तीनों को मिला के क्या यूनिवर्स बनता है जी? अच्छा, सिस्टम की अगर अपन बात करें तो कितने तरह के सिस्टम है? कौन कौन से? तीन सिस्टम, तीन, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। इस पे कोई खास चर्चा करने की जरूरत? क्या बाउंड्री में दो तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, ठीक। कंडक्टिंग में हीट ट्रांसफर हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है ना? अच्छा चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या था भाई? हाँ, डी डी में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा के टर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि डिफरेंशियल दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट होता है और एक इम्परफेक्ट, जिसको लिखते हैं कि नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएशन में, एक डिफरेंशियल होते हैं और एक नॉन डिफरेंशियल होते हैं। क्लियर है ना? तो व्हाट वाज दैट? ऐसा बदमाशी मत क्या करो यार तुम। मेरे पैर से तो नहीं हुआ है भाई। अलार्म बजा गया मोबाइल फोन? किसका? भाई डर और के तो नहीं छोड़ता है मंजोले का। ए भाई ये सुनाओ, क्या डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते हो? क्या गैस के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है? क्या इंटरनल एनर्जी पे पहले बात कर ली जाए? अरे बात कर लें। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? अरे गैस का पूरा काइनेटिक एनर्जी डी यू इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 3/2 एनआरटी या F/2 एनआरटी? F/2 एनआरटी, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। अगर कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर कुछ टी है, 0 केल्विन से ऊपर है, क्या उसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब सारा गेम यहां पलटा, इंटरनल एनर्जी फिक्स। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कि नहीं होगा? yes. तो अब अगर हम अगले हिस्से में इसी में बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या इसको प्रोसेस प्रोसेस से कोई लेना देना है? कोई प्रोसेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या होगा, F/2 एन आर डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? अरे होगा ना? यस सर। इसके बाद अपने पास इसमें अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, क्योंकि हमारा सारा गोल डी डब्ल्यू और डी क्यू की बात करना है, क्योंकि डी यू तो हमको पता है कि क्या रहेगा, F/2 एन आर डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो अब मोटा मोटा हमारा कहानी घूम जाता है थर्मोडाइनमिक वर्क पे। अरे आता है ना? सोचो, अब अगर हम बेसिक्स बेसिक्स की बात करें, इसी पूरे प्रोसेस को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझें, तो अगर हमने सिस्टम को हीट दिया है तो क्या होगा? पॉजिटिव। सिस्टम ने काम किया है तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। सिस्टम ने हीट रिलीज की है तो क्या होगा? नेगेटिव। और सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई साहब? पक्का जी? यस। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम? क्या बोलते हैं भाई? वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ये है तुम्हारा सिस्टम। आओ सनम, जाओ सनम। हाँ भाई चलो, ये बताओ नेता, डायरेक्टली प्रोसेस प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या कांस्टेंट होगा नेता? प्रेशर जो होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब कहां से पास करेगा, अरे करेगा क्या, इस समय मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्लियर है। अच्छा दूसरा, इसी का अगर तुमको कह दिया जाए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करो तो क्या सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अच्छा दूसरा अपने को कह दे प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉ करने के लिए, तब भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अरे है क्या, है भाई साहब, नहीं। चलो उसके बाद वर्क की बात करें, किसकी बात कर लें, वर्क। इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। नेता देखो, अगर तुम इसमें वर्क की बात करोगे, किसकी बात करोगे, वर्क की, तो दुनिया में जितने भी वर्क कैलकुलेट होते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क, क्या पीडीवी कहलाता है। तो अगर मान लो हम कहें कि हमारे पास यहां पे प्रेशर है और यहां पर क्या है, वॉल्यूम, कोई सा भी रैंडम सा कर्व अगर हम खींच दें, क्लियर है, तो अगर मल्टीप्लाई करने से हमको कुछ मिलता है तो हम उसके लिए क्या देखते हैं, एरिया, क्या देखते हैं, अरे देखेंगे ना। चलो यही थर्मोडायनेमिक वर्क की चिंता कर दे, मतलब डिस्कशन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क, क्लियर। थर्मोडायनेमिक वर्क का बेसिक मतलब क्या है कि अगर यहां पर प्रेशर है और यहां पर क्या है, वॉल्यूम, तो ये अपना कुछ एरिया कवर कर रहा है कि नहीं, अरे कर रहा है ना। तो एरिया बराबर वर्क हो जाता है और वर्क को अपन क्या लिख सकते हैं, पी डी वी लिख सकते हैं ना। अरे हाँ ना, तो बोल लो यस सर। तो अगर हम यहां पर बात करें, क्या भाई, किसकी बात करें, आइसोबारिक प्रोसेस का, तो क्या सीधा लाइन खींचेंगे, अरे एक एरिया कवर कर रहा है ना। हमने कहा यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है V2 और यहाँ पर प्रेशर है P, तो एरिया क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ कितना है, V2 - V1, और ब्रेड्थ कितना है P। तो वर्क की बात करोगे तो क्या PV2 - V1 लिखा जाएगा, PV2 - V1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, NRT2 - T1, NRT2 - T1। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर, ये थर्मोडायनेमिक वर्क हो गया। अच्छा इसी में और अगर हम आगे बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड, सबकी बात करेंगे। हाँ ऐसे ही पूरा चैप्टर आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए भाई, टेंशन मतलब एक दिन बैठाएंगे तो एक एक संडे में बैठाएंगे, किसी संडे सिलेबस थोड़ा खींचने दो, तो पूरा मैकेनिक्स का वो बनवा देंगे, शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे, 11th का ऐसे बनवा देंगे। बीच बीच में ना तुमको एकदम ऐसे नहीं कि 12th पढ़ रहे हैं तो खाली 12th में घुसे रहेंगे, तुम्हारा 11th पकड़वा के रखेंगे। 100 क्वेश्चन, हाँ भाई। चलो इधर ध्यान दो, खोल के लिखना क्या, बोर्ड खराब हो जाएगा। यार कंटिन्यू सेशन किए थे कि नहीं हम, किए तो थे, हाँ किए थे। हाँ चलो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का, किसका भाई साहब, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना जी, कितना, डी यू बराबर क्या लिखोगे, सिंपल F/2 NR∆T। क्या हीट सप्लाइड की बात कर लें, अरे हीट सप्लाइड की बात कर लें भाई साहब, हीट सप्लाइड में क्या होगा, बोलो हीट सप्लाइड में क्या होगा, डी क्यू बराबर क्या लिखोगे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अगर हम यहां से NR∆T को कॉमन कर लें तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं F/2 + 1। अरे हाँ कि ना यार, डी डब्ल्यू NR∆T था और डी यू कितना था, F/2 NR∆T। क्या ये डी क्यू हो जाता है, अरे क्लियर है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर है, अरे मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर है, क्या लिख लेते थे इसको, डी क्यू को NCP∆T, और CPCV अलग से नहीं बताने जाएंगे भाई, NCP∆T दैट इज इक्वल टू NR∆T F/2 + 1। क्या N∆T से N∆T कट जाएगा, CP, CP बराबर कितना हो गया, F/2 + 1 इंटू R, F/2 + 1 इंटू R। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस कौन सा था, अगला प्रोसेस कौन सा था, आइसोकोरिक ना। आइसोकोरिक का एक और नाम होता है आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक और
आइसोमेट्रिक, आइसोचोरिक, ये सही नाम, अभी जाके अच्छा लगा होगा आइसोकोरिक को। चल भाई ये बताओ, सुनो, इसमें क्या वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट है यार? अरे है कि नहीं है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? कैसा बनेगा? लीनियर, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा दूसरा क्या भाई, अगर मान लो हम कहें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करो, क्या सीधी लाइन बन जाएगी? और अगर हम कहें वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करो तो क्या ऐसी सीधी लाइन बन जाएगी? अरे क्लियर है? देखो पीवी ग्राफ पे कोई एरिया कवर कर रहा है? बोल भाई, पीवी डायग्राम पे कोई एरिया कवर कर रहा है? नो सर। अगर कोई एरिया नहीं कवर कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। वर्क डन कितना होगा नेता? जीरो। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा अब अगर हम बात करें यहां पर तो भैया पहले तो हम वर्क डन की बात कर लेते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कितना हो गया भाई साहब, जल्दी बोलो। वर्क बराबर कितना हो गया? जीरो। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर तुम बात करोगे इंटरनल एनर्जी का, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कि नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ना। अरे टेम्परेचर तो बदलेगा ना, तो क्या होगा? F/2 NR∆T। क्या हीट सप्लाइड की बात कर लें यार? किसकी बात कर रहे हैं? हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड को क्या लिख सकते हो? DQ इक्वल्स टू क्या? डेल्टा यू हो जाएगा। और DW में वर्क डन कितना हो गया भाई साहब? जीरो। तो DQ इक्वल्स टू क्या अपन लिख सकते हैं? F/2 NR∆T। कितनी हीट सप्लाई हुई? F/2 NR∆T। इससे कोई काम परफॉर्म नहीं हुआ। अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या इसको हम NCV∆T लिख लेते हैं? और ये क्या हो जाता है? F/2 NR∆T। तो क्या होगा? डेल्टा टी से डेल्टा टी, एन से एन कट जाएगा क्या? और यहां से सीवी बराबर क्या मिलेगा? F/2 R। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? सोचो, यही खत्म करते हैं इसको। यहां से हमको सीवी बराबर क्या मिल गया? F/2 R। और फिर हमने देखा कि सीपी माइनस सीवी किसके बराबर आ गया भाई साहब? आर के। सीपी बाई सीवी किसके बराबर आ गया? आर के। समझ पाए? पल्ले पड़ा? यस सर। बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके बाद कहानी में आगे चलते हैं भैया। इसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस कौन सा आ जाता है? आइसोथर्मल। ऐसे मेरी तरह पूरी फिजिक्स याद कर लो, नीट में हो जाएगा। और लिटरली मतलब देखो क्या है ना कि भाई, अरे सुनो तो यार। अच्छा भाई, अच्छा आपके पास केवल फिजिक्स ही है, हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब है। बिल्कुल तुम्हारा जॉब टफ है यार, मैं मानता हूँ भाई। उम्र का वो भी है, हाँ ये भी बात, ये भी पॉइंट है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन हर ऑड्स के ऊपर उठना है ना। ठीक है, ये अपने आप ही चेंज हो रहा है। चलो भाई इधर ध्यान दो। अब हम इसके बाद बात करेंगे कौन सा प्रोसेस यार? आइसोथर्मल प्रोसेस। भैया आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है? टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इनवर्सली, हाँ भाई 1/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा अगर इसका प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे? अरे कर देंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर, तब भी क्या सीधी लाइन खींच देंगे? क्या इसका एरिया वर्क देता है? अरे भाई पीवी का एरिया तो हमेशा क्या देगा? वर्क। तो जब आप थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है। वर्क डन, ये वर्क डन किसके बराबर होता है भाई आइसोथर्मल में? NRT। W बराबर हो जाता है अपने पास NRT, नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अच्छा ये बताओ, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि अगर हमारा यहां पे क्या वॉल्यूम क्या था? V1। और यहां पे क्या वॉल्यूम था? V2 था ना। अगर हम कहें कि ये हमारे पास छोटी सी लाइन है, सोचो, टेम्परेचर कांस्टेंट था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहां गैस एक्सपेंड हुई है कि कंप्रेस? एक्सपेंड हुई है। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि ये गैस है वो कंप्रेस हुई है, ध्यान से देखना। यहां पर वॉल्यूम है V2 डैश, और यहां पर वॉल्यूम है V1 डैश। हमने कंप्रेस किया है V2 डैश से V1 डैश, और टेम्परेचर यहां भी T ही है।
यहां भी टेम्परेचर क्या है T। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इफ V1 बराबर V2, इफ V1 बाई V2 बराबर कितना, V2 डैश अपॉन V1 डैश। क्लियर है? यहां उल्टा लिख दे क्या? हाँ, क्या भाई, यहां पे कितना, V1 डैश अपॉन V2 डैश। क्या दोनों में वर्क सेम होगा? दोनों में वर्क सेम होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे क्लियर है? अगर एक गैस को हम 2V वॉल्यूम से 4V वॉल्यूम तक एक्सपेंड किए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसे एक्सपेंड किए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने कुछ W वर्क परफॉर्म किया, हमने कुछ W वर्क परफॉर्म किया। अब हम कह रहे हैं एक गैस को हमने 6V से 3V कंप्रेस किया है सेम टेम्परेचर पे, तो हमने कुछ W डैश वर्क परफॉर्म किया। क्या दोनों वर्क सेम होंगे? एक में 2 से 4 गया है और एक में 3 से, एक में 6 से 3 आया है। दोनों में रेशियो कितना है? 1/2। 1/2। तो वर्क दोनों में सेम होगा, वर्क दोनों में सेम होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये तुम्हारे पास हो गया बेसिक बेसिक वर्क। अभी आएगा जो मैं लाइंस बोला हूं, अभी ये निकल के आएगा फिर से। ये बताओ, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा? अरे आना तो बोल लो यार। इंटरनल एनर्जी जो है क्या वही रहेगी? यस सर। अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। अच्छा, हीट सप्लाइड की बात करोगे तो, हीट सप्लाइड की बात करोगे तो भाई, हीट सप्लाइड की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और ये क्या? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, या अपन क्या लिख सकते हैं? एन आर टी नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। अरे हाँ कि ना? अरे कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो C होता है आइसोथर्मल का, कितना हो जाता है? इनफाइनाइट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। Q बराबर क्या? एन सी डेल्टा टी लिखोगे ना? डेल्टा टी कितना है? जीरो। डेल्टा टी कितना है? जीरो। तो सी ऑफ आइसोथर्मल इनफाइनाइट, सी ऑफ आइसोथर्मल इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बाद कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल के बाद कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है भैया? क्या Q बराबर जीरो हो जाता है? कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो डी क्यू बराबर कितना? जीरो। डी क्यू बराबर जीरो होने का मतलब इसको एक और तरह से एक्सपेंड किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू 1.33। अरे हो जाएगा ना? ठीक है। नॉन लीनियर वाले में, नॉन लीनियर वाले में, लीनियर वाले में तो 1.4 ही रहेगा ना? ये कौन सा है, लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये तुम्हारे पास हो गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा को और भी तोड़ लेते हैं क्या? क्या लिखते हैं? पी टी की पावर गामा -1। लिखते हैं भाई कि वी
कितना हो जाएगा 0। अरे होगा ना। अच्छा, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। क्या भाई, क्या हम यहाँ पे डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं? डी क्यू कितना है 0, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा माइनस डी यू, मतलब कितना F/2 एन आर टी वन माइनस टी टू, या हम इसको लिख सकते हैं एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। है नेता, F/2 को क्या लिख ले 1 अपॉन गामा माइनस वन। गामा का वैल्यू क्या लिखे हैं? गामा का वैल्यू 1 प्लस 2/f, तो 2/f बराबर गामा माइनस वन होगा ना। तो F/2 पलट दीजिएगा तो 1 अपॉन गामा माइनस वन। तो क्लैरिटी है? यस। चल, इसी को अगर तूने सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो क्या ऐसे लिख सकता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन। अरे लिख सकते हैं दिस इज एडियाबेटिक वर्क, दिस इज एडियाबेटिक वर्क। क्लैरिटी? क्लैरिटी? सारे प्रोसेसेस। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बट इसमें एक दो और बात कर लेते हैं। ये बताओ, चलो दोनों के ग्राफ को एक साथ जोड़ेंगे, सबके ग्राफ को, तीनों के आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और इनका, तीनों ग्राफ एक साथ जोड़ेंगे पॉलीट्रॉपिक। सुनो भाई, भैया अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ जनरल प्रोसेस जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे बात समझे ना, मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई चीज जीरो हो गई, हर प्रोसेस का कंडीशन था ना। पॉलीट्रॉपिक का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। तो पॉलीट्रॉपिक में तुम सिंपल लिखते हो पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अरे हो सकती है ना। सोचो अगर यही एक्स वन हो गया तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या कहलाएगा? अगर यही एक्स का वैल्यू वन हो जाए तो ये पॉलीट्रॉपिक क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल कहलाएगा ना। यस सर। अच्छा, जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, चाहे क्यू जीरो होगा, चाहे डब्ल्यू जीरो होगा, आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की एनालिसिस करें तो हम ये जानते हैं दुनिया का कौनो प्रोसेस हो भैया, अगर इंटरनल एनर्जी का आप बात करिएगा तो उसको बस एक बात से मतलब है। किस बात से? वो बात क्या है भैया कि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो क्या रहेगा F/2 NR डेल्टा टी। किसी तरह से हमको वर्क का ज्ञान हो जाए तो हम हीट कितनी जाएगी कितनी आएगी ये आराम से निकाल लेंगे। तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन में W बराबर लिखा जाएगा, अभी आप पढ़े हैं ना, NR T1 माइनस T2, पढ़े हैं कि नहीं? तो यहां भी वही रहेगा NR T1 माइनस T2, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, गामा की जगह क्या आ जाएगा x माइनस वन। गामा की जगह क्या आ जाएगा x माइनस वन। सब कुछ एज इट इज चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हमको सोचो, अब अगर हमको वर्क का ज्ञान है, क्लियर है, और किसका ज्ञान है, और किसका, इंटरनल एनर्जी, अगर ये दो ज्ञान हमको है तो हम फिर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? सोचो, अगर हमको हीट निकालना हो, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, तो कॉमन सेंस लगा के सोचो, तुम हीट सप्लाइड को तुम डी क्यू बराबर क्या डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते हो। नाउ यू हैव बोथ, डी क्यू भी तुम्हारे पास है और डी यू भी तुम्हारे पास है और डी डब्ल्यू भी, तुम डी यू तो जानते ही हो। अच्छा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो भाई डी यू को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन आर डेल्टा टी जो है, मतलब टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का गामा के साथ एडियाबेटिक कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन होता है। प्रोसेस में एडियाबेटिक हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना, उसको बस ये पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर स्थिति में F/2 का वैल्यू 1 अपॉन गामा माइनस वन के होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे गामा ऑफ मोनो एटॉमिक अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, 1.67 लिख रहे हैं ना। अब मोनो एटॉमिक प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा हो तो ठीक, और ना हो रहा हो तो ठीक, गामा इज अ कांस्टेंट। अरे है कि नहीं है? तो ये बताओ, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डी क्यू बराबर क्या लिखोगे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू कितना है, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, और ये कितना है
डी डब्ल्यू कितना है जी? बोलो बोलो, एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, है कि नहीं है? यहां क्या लिखे हो? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, मतलब तुमने वर्क को ऑलरेडी यहां क्या मान लिया है? सोचो 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 सोचो, एन आर T1 माइनस T2 अपॉन एक्स माइनस वन। एडियाबेटिक में माइनस क्यों किए थे? एडियाबेटिक में माइनस क्यों किए थे? क्योंकि वर्क कैसा था? वर्क कैसा था? नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। अरे था ना? अब जब तुम यहां पर आओगे तो हमको क्या पता, हम यहां डेल्टा टी क्या लिख रहे हैं? T2 माइनस टी। डी तो हम रैंडम बात कर रहे हैं ना, इसको किसी प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर यहां टेम्परेचर बढ़ा है तो यहां भी डेल्टा टी कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला है उसमें डेल्टा टी T1 माइनस T2 है कि नहीं है? अरे है ना यार। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में जब इसको पढ़ते हैं ना तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? T2 माइनस T1। देखो ना, यहां T1 माइनस T2 अपॉन एक्स माइनस वन है ना, और जब डेल्टा टी पढ़ रहे हो तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? वन एक्स माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स। कहां पर? हाँ, लेफ्ट साइड। हाँ, ये लेफ्ट में। हाँ, डेल्टा यू। हाँ हाँ, डेल्टा यू कितना हो जाएगा? एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस वन। अरे क्लियर है? ये तुम्हारे पास हो गया डी क्यू। अच्छा, जनरल प्रोसेस में एन सी जनरल डेल्टा टी लिख सकते हो। देखो कटा कि नहीं कटा? तो सी ऑफ जनरल क्या मिला? आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, आर अपॉन वन माइनस एक्स। क्या ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? और पढ़े थे? यस। अब सुनना, अब यहां के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास प्रेशर है और ये तुम्हारे पास वॉल्यूम है, ये बताओ, हम इस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचे, एक सीधी लाइन, कैसा प्रोसेस है? बोलते जाना, कैसा प्रोसेस है? आइसो बारे। कैसा प्रोसेस है? यहां एक लाइन खींचे तो कैसा प्रोसेस है? रहे ना? और यहां पे हम दो लाइन खींचे, कौन आइसोथर्मल और कौन आइसो बारी? कौन एडियाबेटिक? ऊपर वाला, ऊपर वाला आइसोथर्मल, और नीचे वाला, नीचे वाला एडियाबेटिक। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, याद है ये सर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एडियाबेटिक। कमेंट ऑन दिस वन, इस पर कमेंट करो, इस पर कमेंट करो, और इस पर कमेंट करो। हाँ, हाँ भाई बताओ, ऊपर वाला कैसा प्रोसेस है? ऊपर वाला कैसा प्रोसेस? सर ऐसा भी कुछ होता है क्या भैया? ये भी पॉलीट्रॉपिक है, क्लियर है? ये भी पॉलीट्रॉपिक है, और ये भी कैसा है? पॉलीट्रॉपिक है। तीनों पॉलीट्रॉपिक है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या? हाँ, स्लोप का। तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? चलो हम बताते हैं। ये बताओ, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या है? मतलब बेसिक इक्वेशन जिससे आइसोथर्मल आइडेंटिफाई होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर। आइसोथर्मल का मतलब है कि पीवी बराबर क्या? कांस्टेंट। और एडियाबेटिक का क्या मतलब है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है क्या? और पॉलीट्रॉपिक का क्या मतलब है? पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्लियर है क्या? तो ये वाला जो ऊपर वाला प्रोसेस है ना, ये वाला, ये वाला, ये प्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू वन से छोटी। आइसोथर्मल में एक्स की वैल्यू कितनी है? वन। कितनी है?
कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ कि नहीं? कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ, स्लोप और नेगेटिव स्लोप और कम हुआ, अरे हुआ ना? तो मतलब क्यों कम हुआ? क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 1 से घट गया। अगर इसकी बात करोगे तो इस प्रोसेस में x जो है वो 1 से बड़ा है और गामा से छोटा। अरे आया जी? और सबसे नीचे वाले की बात करोगे तो इसमें क्या है? x का वैल्यू जो है वो गामा से बड़ा है। दिस इज द कंक्लूजन। अरे आया? आया नहीं था? गड़बड़ाओगे तो नहीं? पक्का ना जी? यस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां तक हम लोगों ने अपना पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। अब जैसे ये सवाल है, बताओ क्या था भाई? प्रेशर और टेम्परेचर ना, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2/3, इफ Cp बाई Cv बराबर कितना है? 3/2, तो इसको अपन क्या Cp बाई Cv को गामा लिखते हैं, और Pv की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। अरे होता है ना? हम कह रहे हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dP बाई P? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, गामा dV बाई V बराबर कितना? 0। अरे यार एरर वाला मेथड भाई, है ना? यस। तो तुमको प्रेशर चेंज कितना दे रखा है? हाँ, अरे जो पावर होता है वो पहले आ जाता है भाई, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। एरर, डेल्टा लिखे तभी समझ आएगा। समझ पा रहे हो? तो क्या बनेगा यहां से? dP बाई P बराबर माइनस गामा dV बाई V। dP बाई P कितना है? 2/3%। 2/3% ना? यहां कितना हो जाएगा? गामा की जगह क्या लिख लोगे? क्या लिखोगे? इंटू 2/3। 2/3 कि 3/2? गामा इक्वल्स टू 3/2 dV बाई V। तो dV बाई V में कितना हो जाएगा भाई? 2 दूना 4, 4/9% आ जाएगा क्या? 4/9। नेगेटिव आ रहा है मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? -4/9%। बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज करेगा ना, तो 4/9%। अच्छा, अरे यार ये वाला सवाल उस दिन जल्दीबाजी में मेरे से गड़बड़ हो गया था। हाँ, यहाँ देखो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, अलग ही दुनिया में चले गए थे, इसको ठीक कर लेना। द वॉल्यूम V ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ टेम्परेचर T एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड। सिंपल सी बात है, इसने कुछ W काम किया और कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, कितना? Q। अरे Q किया ना? अरे क्लियर है? हाँ, Q हीट एब्जॉर्ब किया। हाँ, डेल्टा यू नहीं डालेंगे, वो जल्दीबाजी में पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था, डेल्टा यू डाल दिया था। तो क्या हो गया? क्या पूछ रहा है तुमसे? क्या पूछा है तुमसे? W बाई क्यू निकालने के लिए बोला यार। तो W क्या होता है? NR डेल्टा T, और Q क्या होगा? वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम है ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। और प्रेशर कांस्टेंट है तो याद करो, Q बराबर क्या पढ़े हो? Q बराबर क्या पढ़े हो? F/2 + 1 NR डेल्टा T। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे क्लियर है ना? है ना, तो बोल ले यार। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? मोनोएटॉमिक गैस है ना, 3/2 + 1, तो कितना हो गया? W/Q बराबर बाई 2/5। मेक इट राइट, दैट इज 2/5। चलिए भाई, इसके बाद ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम वेरी विद वेरियस एनालिसिस, दैट वाज द पार्ट, ये वाला था हीट वाला, ठीक है ना? हो गया। अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं। हाँ, बहुत सिंपल होता है, देखो। कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेसिकली एक साइकिल बनाई गई जिसमें हमने कहा कि हम दुनिया के किसी भी मैकेनिकल साइकिल को, जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन वाली साइकिल होती है, 3 तरह के इंजन होते हैं जनरली, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, वो इंजन नहीं है वो मोटर है, ठीक है ना? इंजन वैसे 3 तरह के होते हैं, एक होता है डीजल, एक होता है पेट्रोल, और एक होता है ऑटो। ऑटो से नहीं रहेगा था। सीएनजी इंजन कुछ नहीं होता, पेट्रोल में ही तो सीएनजी जलता है यार, कैसे आवाज नहीं हो तुम लोग? सीएनजी का कोई इंजन नहीं होता, ठीक है ना? ऑटो साइकिल होती है जो हाइब्रिड साइकिल होती है, जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों चल जाते हैं, क्लियर है ना? ऑटो साइकिल होती है, OTTO, ऑटो।
हाँ, ऑटो साइकिल। तो अपने को पढ़ना है बस दो साइकिल। एक साइकिल कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेसिकली एक आइडियल साइकिल है जिसमें ये कहा गया कि अगर हमको किसी भी इंजन को बनाना है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी मैक्सिमाइज करी जा सकती है। क्लियर है ना? उसका कंक्लूजन देता है हमको कौन? कार्नोट साइकिल। जैसे कार्नोट साइकिल बस बेसिक बताता है कि हमको सोर्स से मान लो 100 जूल हीट मिली। कितनी हीट मिली? 100 जूल। और हमने सिंक को हीट दिया। भाई गाड़ी कैसे काम करती है? इंजन में फ्यूल बर्न करता है, हीट आती है, उस हीट से कुछ काम परफॉर्म होता है और बची हुई हीट सिंक में बाहर निकल जाती है। फॉर कॉमन एग्जाम्पल, हमने 100 जूल से हीट लिया और 50 जूल पे 100 जूल हीट ली और 50 जूल हीट दी। हमारी एफिशिएंसी कितनी? कितनी परसेंट? 50%। 50% जूल का काम किया हमने। क्लियर? तो ये वो एक थ्योरेटिकल साइकिल थी जिसने कहा कि अगर कोई ऐसा इंजन बनता है जो 100 जूल एनर्जी लेता है और 50 जूल एनर्जी देता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 50%। क्लियर? अब सोचिए, अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं या आप एक कोई गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो सिंक से 100 जूल लिया, सोर्स को दिया कितना? सोर्स से 100 जूल लिया और सिंक को दिया कितना? 50 जूल। बचा कितना? 50 जूल। क्या वो पूरे 50 जूल को डायरेक्टली चलाने में कन्वर्ट कर पाएगा? सोचो क्या होगा। कहीं चेन में लॉस जाएगा, कहीं गियर सिस्टम में लॉस जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो पहला जो तुमको थ्योरेटिकल ज्ञान मिला कि अगर कोई साइकिल है जो 100 जूल एनर्जी ले रही है और सिंक को 50 जूल एनर्जी दे रही है पर यूनिट टाइम, तो उस साइकिल की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या हो सकती है? 50%। कितनी हो सकती है? 50%। अब तुम क्या करोगे? तुम कोई प्रैक्टिकल साइकिल बनाओगे तो वो 50% अचीव कर पाओगे क्या? नहीं। क्या तुम जो भी इंजन से काम निकल रहा है वो सारा का सारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दोगे जो तुमको चाहिए? नहीं। कुछ ना कुछ हीट लॉस में जाएगा, कुछ फ्रिक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ ट्रांसमिशन में जाएगा। अरे क्लैरिटी है? तो हम क्या करते हैं कि उस रेफरेंस को रख कर अब गाड़ी बनाते हैं कि हमको कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी मिल रही है उसके हम अपनी प्रैक्टिकल साइकिल को उसके हम कितने करीब लेकर जा पा रहे हैं। क्लियर है? कार्नोट साइकिल अगर आपको समझनी है तो पेन कहां रखा है यार? पेन भी नीचे गिर गया। अरे जो पेन से मैं लिख रहा था, अच्छा इधर रखा क्या? इधर भी नहीं रखा यार। है सुनो देखो, खरीद के दे देंगे दादा तुमको एक डिब्बा। सुनो सुनो सुनो, देखो क्या होता है नेता। एक इंजन होता है, वो कैसा होता है? अगर वो इंजन समझ पाए तो कार्नोट साइकिल तुम्हारे मन में अच्छे से उतर जाएगा। देखो, हाँ, साइकिल जैसा इंजन होता है। यहां पर एक पिस्टन लगा होता है और इस पिस्टन से एक ऐसे पहिया लगा होता है। यहां पर भी एक पिन लगी होती है और यहां पर भी एक पिन लगी होती है। ठीक ना? अगर तुम इसको गोल घुमाओगे तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। ये पूरा पिस्टन का सेटअप ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना भाई। ये पिस्टन बोलते हैं। कैस्ट्रॉल एक्टिव का ऐड देखे हो कि नहीं? देखे हो ना? ऐसा ही होता है वो। क्लियर है ना? ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस होता है। तो होता क्या है, एकदम प्राइमरी लेवल से शुरू करते हैं। जब ये यहां पर होगा तो इसके अंदर जो भी गैस भरी होगी सारे वॉल्व बंद होंगे। सारे वॉल्व बंद होंगे। या चलो एकदम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक? क्लैरिटी है? साइकिल शुरू होती है यहां से। साइकिल कैसे शुरू होती है? इस साइकिल के पहले, साइकिल शुरू होने का मतलब है कि जब ये पिस्टन एकदम टॉप पे होता है तो इसके अंदर जो भी हवा और फ्यूल होता है क्या वो एकदम मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा? अरे होगा ना? अगर ये पेट्रोल इंजन होगा तो यहां पे एक स्पार्क प्लग लगा होगा। वो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा और इसके अंदर का फ्यूल बर्न करेगा। करेगा? जलेगा। तो जब फ्यूल जलेगा तो फ्यूल क्या करेगा? इसको एनर्जी देगा। एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई फ्यूल जलेगा, गैस बनी, तो गैस क्या एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी? और ये तब होगा जब ये अपना पूरा सिस्टम टॉप डेड सेंटर पे होगा। क्लियर ना? एकदम गैस कंप्रेस्ड। अब उसके बाद झटके से ये कहां जाएगा? नीचे, यहां तक। अरे क्लैरिटी है? ये यहां तक जाएगा
तो क्या होगा, कुछ इसको हीट मिली, उस हीट से इसने कुछ काम परफॉर्म किया। यहां पर जो हीट मिलती है, जो एक्सपेंशन होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं भाई साहब? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद यहां से लेकर जब यहां तक जा रहे हैं, तब भी इस चैम्बर के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, चैम्बर के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं भाई साहब? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसमें सिस्टम को कोई हीट नहीं मिल रही होती है, जो सिस्टम के पास हीट होती है उसी हीट से वो काम चला रहा होता है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या होगा, चैम्बर के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या वॉल्यूम घटाएगा कि नहीं घटाएगा? घटाएगा, घटाएगा ना। और उसके बाद यहां पर आएगा, फिर क्या, थोड़ा वॉल्यूम घटाया और अभी और घटाना बाकी है। इसके बाद क्या होगा? एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन। और समझना गेम क्या होता है। जब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो इस चैम्बर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रह पाएगा? इसके अंदर तो फ्यूल बर्न किया है, बर्न किया है, तो टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा? होगा, टेम्परेचर राइज होगा। क्लियर है ना? तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होता है तो ये वाला जो वाल्व होता है ना, दो वाल्व होते हैं, एक को बोलते हैं इनलेट वाल्व और एक को बोलते हैं आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व। तो होता है क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होता है तो क्या बर्निंग मैक्सिमम होती है? अरे होगी ना। और वो बर्निंग क्या एक्सपेंड करना चाहेगी, तो जब वो एक्सपेंड करना चाहेगी तो इसको फैलाएगी, अरे इसको नीचे भेजेगी ना, इसको नीचे भेजती है और ये वाला वाल्व खुल जाता है। ये वाला वाल्व खुल जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो रेजिडुअल गैसेस बच गई बर्निंग के बाद, भाई धुआं धक्कड़ कार्बन ये सब निकला ना, तो वो क्या होता है, यहां से बाहर निकल जाता है। फिर आधी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्लियर है? जो बचा हुआ इसके अंदर हीट है वो क्या करता है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बाहर से किसी भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होता, तो जो बची हुई हीट है क्या वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की तरह काम करती है? ये बनता है आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर क्या होता है? फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या होगा, फिर ये वाल्व खुलेगा और ये वाल्व भी खुलेगा और यहां से फ्यूल और गैस एंटर करेगी इसके अंदर। क्लियर है ना? और एंटर करेगी, एंटर कर रही होगी और आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा होगा। उसके बाद फिर दोनों चैम्बर बंद। अब इसके अंदर क्या है, फ्यूल भी है और एयर भी है। अब फिर क्या करोगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। जब एडियाबेटिक कंप्रेशन करोगे, हाफ के बाद और कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन बढ़ेगा, स्पार्क जैसे ही आएगा वो एफिशिएंटली बर्न कर जाएगा। सब कुछ सेम रहता है। अगर यही डीजल इंजन की बात करते हैं तो वहां पर ये स्पार्क प्लग नहीं होता है। अरे क्लैरिटी है? क्यों नहीं होता? क्योंकि डीजल का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, जैसे उसको कंप्रेस करेंगे खट से उसके अंदर आग लग जाती है। उसमें कहीं अलग से हमको किसी चीज से आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? और ये पूरे प्रोसेस में चल रहा होता है। तो इसी को कार्नोट ने एक्सप्लेन किया और कहा कि भाई साहब हो क्या रहा है कि इनिशियली हमारे पास कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ टेम्परेचर था T1, हम आइसोथर्मली एक्सपेंड किए, फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड किए, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस हुए और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस हुए। क्लैरिटी? जब हम आइसोथर्मली एक्सपेंड हुए तो हमारे यहां का जो टेम्परेचर था वो कितना था? T1। तो सिस्टम ने कुछ हीट ली, अरे ली ना, इसने यहां से कुछ हीट ली, कितनी? Q1। और जब ये आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा था तो उस समय टेम्परेचर क्या था? T2। क्यों T2? क्योंकि एक वाल्व खुल चुका था और गैसेस बाहर जा चुकी थी। अरे बात समझे ना? तो यहां पर क्या हुआ कि इधर से जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों वाल्व खुल रहे हैं, तो यहां से क्या आ रहा है? फ्यूल और एयर, और जो बची हुई रेजिडुअल चीजें हैं क्या वो इस वाले वाल्व से बाहर जा रही हैं? यस सर। तो यहां से आप हीट रिलीज कर रहे हैं कितना? क्लियर है? यहां पर आपको वर्क मिला एडियाबेटिक, और यहां पर आपने एडियाबेटिक वर्क किया।
किया कि नहीं किया? अब आप सोचिए, हम ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए। तो जब हम बी से सी गए, एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ कि नहीं? एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क का फॉर्मूला याद है? क्या है? एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन, है कि नहीं है? एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। उसको बस दो बातों से मतलब है कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है और सिंक का टेम्परेचर क्या है, और दूसरी बात गैस का नेचर कैसा है। क्या जिस टेम्परेचर रेंज में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, क्या उसी टेम्परेचर रेंज में एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्लस एडियाबेटिक कंप्रेशन का नेट वर्क डन कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? सिस्टम से लिया कितना हीट? Q1, और सिस्टम ने दिया कितना हीट? Q2। ये जो हीट Q1 इसने ली है, ये कहां से ली है? सोर्स से। और दी किसको है? सिंक को। तो बची हुई हीट कहां गई है? आइसोथर्मल वर्क डन में। बची हुई हीट कहां गई है? आइसोथर्मल वर्क डन में। अब अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा हो कि सर जितना हीट यहां से लिया है उतना ही हीट यहां देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। यहां हीट किस टेम्परेचर पे ले रहा है? T1 पे, और दे किस पर रहा है? T2 दे रहा है ना। अच्छा, आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े? आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े? क्या पढ़े? हाँ बोलिए 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 बोलिए। W बराबर क्या पढ़े? क्या पढ़े? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, यही तो पढ़े है ना? अरे पढ़े हैं? अरे क्लियर है। और आइसोथर्मल में कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, तो क्या जो वर्क है वही हीट हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा सोचिए, जिस रेशियो में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, क्या उसी रेशियो में आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है? हाँ, रेशियो सेम है। रेशियो सेम। तुम सब छोड़ो यार। तुमको क्या ये बात समझ आ रही है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। अब यहीं से हम न्यू रख रहे हैं, हीट इंजन, हीट रेफ्रिजरेटर एंड ब्ला एंड ब्ला। सोचो, इसने यहां से हीट कितने टेम्परेचर पर ली? T1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1? अरे लिख सकता हूं। और दी कितने टेम्परेचर पे? Q2। तो भैया Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं? T2। तो Q1 अपॉन Q2 को क्या मैं T1 अपॉन T2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? सोच के बताना। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये आपके पास पूरा कार्नोट साइकिल। ए से बी कौन सा प्रोसेस है? ए टू बी कौन सा प्रोसेस है भाई? चलो लिख लेते हैं सब। ए टू बी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बी टू सी कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर उसके बाद सी टू डी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। और उसके बाद डी टू ए कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। अरे बात समझे है कि नहीं? अरे क्लियर है? और हीट सप्लाइड किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। अब सोचिए, इस साइकिल की अपनी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना। तो अगर हम आपसे कहें एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एक मिनट। हाँ नेता बताओ, कुछ अर्जेंट बताओ। क्या? कैसा कोड? अरे भाई रुक यार, बेवकूफ आदमी। एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंसी लिखने काम चल जाएगा यार। अरे चल जाएगा। एफिशिएंसी बराबर क्या? एफिशिएंसी बराबर क्या भाई? हमने कितना हीट लिया? Q1। दिया कितना? Q2। लिया कितना? Q1। दिया कितना? Q2। काम कितने का हुआ? Q1 माइनस Q2 का वर्क डन अपॉन हीट गिवन। इंजन से हीट ले रहे हो ना, इंजन से कितना हीट लिए हो? Q1। क्या सबका काम कर दिए हो? नहीं। कितना काम हुआ है? Q1 माइनस Q।
दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल साइकिल। क्लियर? इसी को अगर हम चेंज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्यों? Q1 बराबर किसके? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या सिंपल बन जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब सोचो, हम कह रहे हैं कि हमारे सोर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और सिंक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलो केल्विन में करते हैं, क्योंकि आंसर केल्विन में निकालना है, ठीक है ना? डिग्री सेल्सियस में मत निकालना, केल्विन में निकालना पड़ेगा, नीचे टी है, ठीक है ना? मान लीजिए हमने कहा कि हमारा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है। कितना है? 400। क्लियर है? जिस पर हमें इंजन से हीट मिल रही है। क्लियर? और जिस पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। कितना भाई साहब? 300 केल्विन। एफिशिएंसी कितना होगा? 400 माइनस 300 अपॉन 400। अरे होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 1/4, मतलब 25%। इसका मतलब समझ रहे क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन और पंप और रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 400 Kelvin and 300 Kelvin whose efficiency can be greater than 25%। बात समझे? दुनिया में यह संभव ही नहीं है। हमने क्या निकाला कि हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना था? 400, और सिंक का टेम्परेचर, इसी के बीच में तो हमको इंजन ऑपरेट कराना है। शुरुआत में जब इंडिया में बहुत सारी जर्मन कार्स इंपोर्ट हो रही थी, क्लियर है, तो उनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो इंडिया में कभी उनका एसी खराब हो जाता था, कभी उसमें आग लग जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि यूरोपियन कंट्री का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री 35 डिग्री है। मिनिमम टेम्परेचर कितना है? -10 20 30 -40। क्लियर है? तो वो उस टेम्परेचर जोन सोर्स और सिंक के लिए एफिशिएंट बनाई गई, और उनको कहां ले आया गया? यहां, जहां सिंक का गिर के टेम्परेचर कितना जाता है, मतलब यहां जाओगे तो बहुत ज्यादा 3 डिग्री 4 डिग्री, और अगर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ गई 2-4 दिन, और गर्मी में जो उनका सोर्स का टेम्परेचर था, जिस एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करके बना रहे थे, जो उन सिंक जिसमें उनका अपना कितना जा रहा था, जब हमारे यहां गर्मी पड़ती है तो उनके यहां भी गर्मी पड़ती है। वो गर्मी का थोड़ा सीजन अलग होता है, उनके लिए वो गर्मी जैसे हमारे लिए होता है ना, थोड़ा ठंडी आ रहा है यार, तो वैसे उनके लिए होता है वो क्या? गर्मी। उसको बोलते हैं वो लोग स्प्रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। उनके यहाँ स्प्रिंग्स में छुट्टियां रहती हैं, जाके बढ़िया घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सनबाथ करते हैं, धूप में धूप देखने को मिलती है उनको। क्लियर है? अपने यहाँ ठंडी में धूप लग जाए आदमी को, तो ऐसा सिस्टम है। तो हुआ क्या, वहां सिंक का टेम्परेचर बहुत कम था, और यहां सिंक का टेम्परेचर, सिंक तो हमारी धरती मैया ही है ना, यहां सिंक का टेम्परेचर अलग है। वो वहां की साइकिल के हिसाब से डिजाइन थी, यहां आई तो फट गई, बहुत प्रॉब्लम आने लगा। तो हुआ क्या, जब उनको यहां इंपोर्ट किया जाता है तो उनकी असेंबली यहां करी जाती है, तो उस पूरे इंजन की क्रोनोग्राफी, उस पूरे इंजन की जो साइकिल होती है, असेंबली साइकिल होती है, वो यहां सेट की जाती है कि किस रेशियो में हमको एक्सपेंशन और कंप्रेशन को रखना है, ताकि यहां एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। अरे क्लियर है ना? हाँ, ऐसी चीजें रहती हैं। तो सुनो, है क्या, बेसिकली कार्नोट साइकिल बनाने का एकमात्र उद्देश्य आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या कहता है कि एक सोर्स और एक सिंक टेम्परेचर के बीच में अगर आप कोई सी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल का इंजन बनाते हो, तो जो एफिशिएंसी आपको मिलेगी, दैट विल बी द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। उसको आप प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते, हाँ उसके करीब पहुंच सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे सोर्स का टेम्परेचर है, मान लीजिए 500 केल्विन। कितना है भाई साहब? 500 केल्विन। क्लियर है? जहां हमारे इंजन में जहां टेम्परेचर बन रहा है वैसे 2000-3000 डिग्री सेल्सियस होता है, बट कॉमन सेंस के लिए 500 डिग्री सेल्सियस, 500 केल्विन, और हमारा सिंक का टेम्परेचर है 300 केल्विन, है ना? तो एफिशिएंसी कितना आएगा? क्या 2/5 आ जाएगा? 2/5, अप्रोक्सीमेटली 40%, अप्रोक्सीमेटली 40%। ये हो गया आपके पास थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि अब आप कोई सा भी मैकेनिकल साइकिल बनाइए, कोई सा भी मैकेनिकल इंजन बनाइए, उसकी एफिशिएंसी 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए लक्ष्य सेट हो गया कि आपको इस 40% को अचीव करना है। क्लियर है? चलिए, कहां गया यार पेन? फिर से जेब में ही है। चलो देखो, अगली क्लास किसकी है? तरुण सर की है? कोई बात नहीं, ठीक, तरुण सर को मैं बोल दूंगा, मेरा चैप्टर खत्म हो रहा था। तो यहाँ पे कहानी आती है क्या भाई साहब? हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो हीट इंजन क्या कहता है कि यहां पर आपके पास है सोर्स,
और यहां पर आपके पास है क्या, हीट इंजन, और यहां पर आपके पास क्या है, सिंक। कुछ होता नहीं है भाई साहब। यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2, यहां से हीट ली Q1, यहां से हीट दी Q2, और वर्क परफॉर्म हुआ कितना, W, दैट इज इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एंड दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्यों ऐसा कर पाए, ये ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि हीट किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। इसको बोलते हैं हीट इंजन। क्या बोलते हैं, हीट इंजन। अब उसके बाद बात आ जाती है किसकी, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ये आपके पास सोर्स है, यहां पर आपके पास रेफ्रिजरेटर है, और यहां पर आपके पास सिंक है। रेफ्रिजरेटर समझते हैं ना, घर का फ्रिज समझते हैं ना। हम कह रहे हैं घर के फ्रिज से इसने Q2 हीट ली, सोर्स को Q1 हीट दी, तो इसने W काम परफॉर्म किया या इसके ऊपर W काम होगा, इसके ऊपर W काम होगा, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है और सिंक का टेम्परेचर कम है। तो आपने कुछ W वर्क परफॉर्म किया, और ये W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 के। किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। तो यहां एफिशिएंसी ना कैलकुलेट करके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। और देखो सिंक में उद्देश्य क्या है, क्या देखना, सोर्स को कितनी हीट दे रहा है या सिंक से कितनी हीट ले रहा है। ये तुम्हारे फ्रिज का डिब्बा है, जो अंदर वाला चैम्बर होता है ना फ्रिज का, ये वो हिस्सा है। तो तुम क्या देखते हो, फ्रिज कितना ठंडा कर रहा है, उसके पीछे खड़े होकर कितना गर्मी आ रहा है, क्या देखते हो, कितना ठंडा कर रहा है। अरे क्लियर है ना। तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन किस पर होती है, Q2 पे। तो जब तुम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखते हो तो तुम लिखते हो Q2 अपॉन वर्क परफॉर्म। अरे समझ आया ना, Q2 अपॉन वर्क परफॉर्म्ड। तो ये कितना हो गया, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2। अरे समझ पाए, समझ पाए, अच्छा। इसी में एक और कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है भाई साहब हीट पंप। क्या बोलते हैं, हीट पंप। ये आपके पास हीट पंप, यहां बस कुछ गेम नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये सोर्स है और ये क्या है, सिंक। यहां पर आप W वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये Q1 हीट दे रहा है और यहां से Q2 हीट आ रही है, आ रही है ना नेता। अब क्या देखोगे, पंप, मतलब तुम हीट पंप, मतलब ऐसी मशीन बनाया जो हीट फेंक रही है बाहर की तरफ। तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कहां होगा, Q1 पे भी Q2 पे, किस पर, Q1 ना। अरे हमको कितना हीट मिला, अब हम वो बात करेंगे ना भाई। जब हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि डिब्बा अंदर कितना ठंडा है, और गर्मी में ब्लोअर के पीछे खड़े हो जाओ। क्लियर है। अब देखो वहां से कितनी पीछे से कितनी ठंडी हवा जा रही है, या तुम्हारा मतलब क्या है कि कितनी गर्म हवा दे रहा है। अरे बात समझे हैं सर, ऐसा भी होता है क्या। तो भैया यहां पे भी लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या लिखा जाएगा, Q1 बाई डब्ल्यू, Q1 बाई डब्ल्यू। अरे हो गया ना, तो क्या लिखोगे, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। क्लियर। चलो अब तुम मुझे एक काम करके ले आना घर से, होमवर्क बता के ले आना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी, तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करके ले आना। क्लियर। यहां तो दिख रहा है हीट पंप जो है वो क्या है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 ना, और हीट इंजन का क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप जो है वो किसके बराबर है, एफिशिएंसी के, वन अपॉन एफिशिएंसी के, वन अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा इसमें कुछ सवाल है छोटे छोटे, इन सवालों को ट्राई करके आना, ठीक है ना। इन सवाल को 5 मिनट के अंदर लगाएंगे, और 5 मिनट के अंदर लगाने के बाद कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। चलिए भैया मिलते हैं अगली क्लास। और पूरा आपका थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक जगह इकट्ठा करवा दिया। अब ऐसे ही थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सवाल बना लीजिएगा।